हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और मैं जो सीरीज़ चला रही हूँ यानी कि इस वाली बुक के जो सॉल्व पेपर हैं, प्रैक्टिस पेपर जो हैं वो मैं करा रही हूँ इस समय। उसकी मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। एक प्रैक्टिस पेपर की, क्योंकि उसमें 125 क्वेश्चन है। इतने सारे क्वेश्चन एक साथ एक वीडियो में देना सही नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो जाएगी। तो 2 वीडियो हैं, एक में 20 क्वेश्चन है पहली वीडियो में, दूसरी वीडियो में 30 क्वेश्चन है। और यहाँ पर मैं बता दूँ, ये जो सीरीज़ है उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि एजुकेशन या बीएड से हायर का जो फॉर्म भरते हैं, चाहे वो यूपीएचईएससी वाला हो और चाहे वो यूपी पीसीएस के थ्रू जो निकलती हैं हायर के लिए वो हो। अब तो एक ही कमीशन बनेगा जो सब शिक्षकों की भर्ती करेगा, प्राइमरी से लेकर हायर तक। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, देखिए पीजीटी का टीचर हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, जीडीसी का हो, जीआईसी का हो, डाइट का भी हो, अगर वो शिक्षा शास्त्र या बीएड से संबंधित है तो उसके लिए पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये पहला वाला पेपर अभी इस समय मैं सॉल्व करा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम 51वां क्वेश्चन करेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं 51वां क्वेश्चन कौन सा है। दोस्तों 51वें क्वेश्चन से पहले मैं आपको 50वां क्वेश्चन दिखाना चाह रही हूँ, क्योंकि ये जो 50वां क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आज वीडियो में एक क्वेश्चन आएगा। वो आएगा बुद्धि लब्धि से संबंधित, IQ से संबंधित, ठीक है। तो वो होगा इंटेलिजेंट क्वेश्चन से संबंधित और ये था एजुकेशनल क्वेश्चन से संबंधित। इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ। फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसका फॉर्मूला है EQ इक्वल टू EA/CA इंटू 100। और उसका क्या फार्मूला होगा वो भी आप याद कर लीजिएगा, जिससे कि कंफ्यूज ना हो इस टाइप के सेम फार्मूला में। अब दोस्तों आते हैं 51वें क्वेश्चन पे। 51वें क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं कि आयोग ने इसके चारों ही ऑप्शन जो हैं वो गलत बताए थे दोस्तों। तो इसलिए क्यों गलत बताए थे, ये चारों ही चीज़ें जो कर्जन ने शिक्षा के संबंध में जोड़ दिया था नहीं थी। तो लॉर्ड कर्जन की जो शिक्षा नीति थी एक सरकारी प्रस्ताव के रूप में 11 मार्च 1904 को आई थी। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये आ सकता है। प्रस्ताव में शिक्षा की नीति निम्न प्रकार उन्होंने निर्धारित की थी। यहाँ आप देख लीजिए कि प्राथमिक शिक्षा पे उन्होंने कम ध्यान दिया था, उसका ज़्यादा जो है उसके प्रसार पर सरकार को अधिक ध्यान देना चाहिए, ये सब लिखा था। क्योंकि प्राथमिक शिक्षा से ही विद्यार्थियों की बौद्धिक नीति जो नींव है मजबूत होती है, ये सब इन्होंने कहा है। फिर उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत अंग्रेजी विषय का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, भारतीय भाषाओं का स्थान होना चाहिए, ये सब इनने कहा है। फिर इसके बाद माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षण को उत्कर्ष करने के लिए, मान्यता प्रदान करने के लिए सहायता अनुदान देने के नियमों को सख्ती बरतनी चाहिए, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के शिक्षा स्तरों को उच्च बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए, ये सब बातें कही थी। इसीलिए चारों विकल्प में, ये चारों इनमें से कोई भी ऐसी विकल्प नहीं था, इसलिए आयोग ने इसको गलत माना है। अब क्वेश्चन 52 पे आते हैं। क्वेश्चन 52 क्या कहता है, शिक्षा को मनुष्य एवं समाज का निर्माण करना चाहिए, ये कथन किसने दिया था। इस कथन को याद रखिएगा। इसके 2 ऑप्शन है, एक राधा कृष्णा यहाँ दिया है और दूसरा महात्मा गांधी। अब ऑप्शन 3 और 4 देखते हैं दोस्तों क्या है। देखिए दोस्तों, ये तीसरा, इसका जो पहले 2 ऑप्शन मैंने आपको बताए थे, एक था डॉक्टर एस राधाकृष्णा और दूसरा था महात्मा गांधी, और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है स्वामी विवेकानंद जी, और चौथा है रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। आंसर है स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा को मनुष्य और समाज का निर्माण करना चाहिए। ये स्वामी विवेकानंद जी की बात है। और इसके बाद स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा है उसका मतलब क्या है कि हमें एक ज्ञान होना चाहिए कि विश्व के प्रति हमारा बड़ा कर्तव्य है, हम विश्व के ऋणी हैं। ये सब बातें याद रखिएगा कि कभी कभी ये भी आ जाता है, ये किसने कहा, ये सब बातें जो हैं वह हमारा ऋणी नहीं है, हम विश्व के ऋणी हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि हमें विश्व के प्रति कुछ करने का अवसर मिल सके, अतः शिक्षा का उद्देश्य समाज का निर्माण करना होना चाहिए। तो इतनी बड़ी बात है, कभी कभी पूरा दे देते हैं तो इतना सोचते हैं हमने तो छोटा ही पढ़ा था, है ना। अगला क्वेश्चन आ गया, विनय भवन जो है वो किससे संबंधित है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जो विश्व भारती, उनका जो नामक स्थापना उन्होंने की थी। तो विश्व भारती की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। विश्व भारती में अनेक विभाग हैं जिन्हें भवन कहा जाता है, और इन भवन में एक विनय भवन भी है, ठीक है। जो विश्व भारती की स्थापना की थी उसमें भवन जो है ये अध्यापक शिक्षा विभाग है, ठीक है। विनय भवन याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें बीएड एमएड शिक्षा शास्त्र में PhD की व्यवस्था है। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, इस वजह से ये क्वेश्चन आया है विनय भवन वाला। अगला क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन पढ़ते हैं कि विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो विकास के मनोसामाजिक
सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो इरिक्सन ने किया था। इरिक्सन ने किया था। यहाँ पे मैंने जब पढ़ा था तो ये मैंने लिख लिया था। इसकी बुक भी आप देख सकते हैं, 1950 में उनकी बुक है, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। ठीक है, ये इसमें दिया नहीं है लेकिन मैंने अलग से लिख लिया है। तो ये जो मैंने आपको बता ही दिया, इरिक्सन ने सिद्धांत दिया था, 8 अवस्थाएं बताई थी इन्होंने विकास की, और ये सिगमंड फ्राइड से प्रभावित थे बहुत ज़्यादा। इस चीज़ को याद रखिए, क्वेश्चन आता है कि इरिक्सन किससे प्रभावित थे, ऐसे करके आते हैं क्वेश्चन। आप आगे की सीरीज़ में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। ये इनकी 8 अवस्थाएं हैं, ये आप देख लीजिएगा। और 8 अवस्थाओं की क्या क्वालिटी होती हैं वो इन्होंने यहाँ पे दी हैं कि क्या क्या उनके कैरेक्टर होते हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 55वां क्वेश्चन कि मानकीकृत परीक्षण की 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं। ये आपको पता ही होगा। 2 आवश्यक विशेषताएं जो होती हैं वो विश्वसनीयता और वैधता होती है। ठीक है, रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी, ये हम लोग पढ़ते भी हैं इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसका आंसर ये देखिए, मानकीकृत परीक्षण का 2 अत्यधिक आवश्यक विशेषताएं क्या हैं, ये दोनों दी हुई हैं। विश्वसनीयता होनी चाहिए और वैधता होनी चाहिए उसकी, जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि राष्ट्रीय योजना समिति का गठन कब हुआ था। तो राष्ट्रीय योजना समिति का गठन 1938 में हुआ था, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। और इस समिति का गठन सुभाष चंद्र बोस के निर्देशन में हुआ, इसको याद रखिएगा। इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति की उद्घोषणा कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में हुई थी। ये हरिपुरा अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी जी से संबंधित है, इसको भी याद करिएगा कि ये क्या है। इसका मैंने आपको हिंट दे दिया। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी मैं सोच रही हूँ क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया जाए। अगला क्वेश्चन है, जिस अधिगम में परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल तथा निर्बल हो जाता है वह क्या कहलाता है? तो वह जो है वो सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन, ऑपरेंट कंडीशनिंग जो थ्योरी है वो कहलाता है, जिसमें स्वैच्छिक व्यवहार सबल और निर्बल हो जाता है। अब इसमें पूरा दिया है यहाँ पे, सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन अधिगम के परिणामों के फलस्वरूप स्वैच्छिक व्यवहार सबल अथवा निर्बल हो जाता है। ठीक है, अधिगम हम पढ़ रहे हैं उसके सक्रिय अनुक्रिया अनुबंधन के द्वारा, जब हमारी लर्निंग का है तो हमारा जो अपना व्यवहार सबल और निर्बल इससे संबंधित है। सक्रिय अनुबंध अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? BF स्किनर ने दिया, इसको याद कर लीजिएगा। और ये एक अधिगम प्रक्रिया है, अधिगम का ये सिद्धांत है जिसमें अनुक्रिया को पुनर्वलन द्वारा अधिक संभावित बनाया जा सकता है। यानी कि आप उसे जब उसको इन्फोर्स द्वारा काफ़ी इसको संभावित बना सकते हैं, अधिक स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया कि साक्षर भारत अभियान कार्यक्रम कब आरंभ हुआ था। ये 58वां क्वेश्चन है और इसका आंसर है 8 सितंबर 2009 को। ठीक है, 8 सितंबर 2009 को यहाँ पे लिखा है पूरा ये, और इसके शुभारंभ हुआ था। ये साक्षर भारत अभियान जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का ही एक नया कार्यक्रम था। इससे भी पूछ लेते किसके अंतर्गत था। इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के जो असाक्षरों को आच्छादित किया जाने की बात कही गई थी, ये है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया ये एक नई स्कीम चली है, 15 वर्ष से अधिक आयु के जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, जो प्रौढ़ लोग, उनको पढ़ाने की बात की जा रही है। वो है न्यू इंडिया एजुकेशन पॉलिसी, NI पॉलिसी या प्रोग्राम, NIEP। ये अभी आया लेटेस्ट, तो ये आ सकता है इसकी जगह पे, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसकी एक वीडियो है मेरे चैनल पर, आप जाके देख सकते हैं। हु प्रपोज्ड द रैंक डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस मेथड ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, मतलब सहज संबंध गुणांक की कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था। इसकी विधि का जो प्रतिपादन है इसके बारे में पूछा है। तो इसकी विधि का प्रतिपादन जो है वो स्पेयरमैन ने किया था। मोस्ट अधिक से अधिक जानने वाले हैं ये स्पेयरमैन, क्योंकि हम लोग इनको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, ज़्यादातर थ्योरी में इनके नाम हैं, तो आप इसको याद करने में आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन आ गया 60वां क्वेश्चन, बालक का विकास निम्न में से किसका परिणाम है। पर्यावरण जिसमें वह रहता है, अनुवांशिकता जिससे वह संबंधित है। फिर इसके और C और D ऑप्शन देखते हैं क्या हैं दोस्तों। इसके देखिए अगला ऑप्शन ये आ गया, C है उसकी आयु और D है उपरोक्त सभी। तो उसमें सब कुछ आएगा, वातावरण भी आएगा है ना, वातावरण भी आएगा, आनुवांशिकता भी आएगी, जो वो पैदा हुआ है उससे भी मतलब होता है, और क्या आएगा,
और उसकी आयु भी आएगी, है ना। बालक के विकास को ये सारे कारक जो हैं वो प्रभावित करते हैं, तो इसलिए इसका उत्तर डी है। यहाँ पे सब लिखा है ना, बुद्धि और अब बालक की आयु, खेल कूद, व्यायाम सब आएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है कि कौन सा वो स्थानाश्रित औसत है, कौन सा पोजिशनल एवरेज है। पोजिशनल एवरेज कौन सा है, तो इसमें आपको पता ही है कि जो मीडियन है वो पोजिशनल एवरेज है। मतलब उसमें क्या होता है कि फॉर्मूला वही माध्यिका वह संख्या है जो बिल्कुल बीच में आती है, ठीक है, जो दी गई संख्याओं के बीच में आती है। और एक बड़ा समूह होता है, और मतलब इसमें लिखा है एक ऐसी संख्या जो इस समूह के बड़े भाग को समूह के छोटे भाग से अलग करती है। इसमें दी गई जनसंख्या का मध्यम भाग इसे कहते हैं। मीडियन जो है सेंटर पॉइंट को कहते हैं, बिल्कुल बीच के पार्ट को। इसीलिए कहा है कि अपनी पोजिशनल एवरेज रहती है उसकी। धर्म एक संस्था है। 62वां क्वेश्चन, धर्म एक संस्था है क्योंकि, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा है कि समाज में व्यक्ति को सम्मान प्रदान करती है, ये लोगों को नैतिक या आध्यात्मिक शिक्षा देती है, महत्वपूर्ण सामाजिक वो कार्य करती है, या सौंदर्य शास्त्र है। तो इसका उत्तर आपको पता ही है कि ये लोगों को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देती है। धर्म जो है, धर्म ऐसा नहीं कि स्पेसिफिक धर्म से, धर्म का मतलब है हमें नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा का विकास हो हमारे अंदर, इसलिए हम धर्म को अपनाते हैं, उससे सीखते हैं। तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है इसके बारे में, है ना। धर्म की सत्ता निरपेक्ष नहीं होती, इसके अंतर्गत हर एक व्यक्ति का अपनी उसकी परिस्थिति के सापेक्ष व्यवहार का विधान किया जाता है। गुरु के निकट अपना अध्ययन पूरा करने के बाद विद्यार्थी को आचार्य धर्माचरण का उपदेश देता है। अतः धर्म एक सामाजिक संस्था है, समाज के प्रति कैसे व्यवहार हमें करना है। 63वां क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कमीशन जो हैं उससे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो हंटर कमीशन का गठन कब हुआ था दोस्तों, तो हंटर कमीशन का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1882 में, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा भी है कि 1880 में लॉर्ड रिपन ने जो थे भारत के गवर्नर बने थे, और उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में 1882 में एक कमीशन का गठन किया, जिसे भारतीय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। विलियम हंटर जो थे इस कमीशन के सदस्य, इसीलिए इस कमीशन का नाम क्या है, आयोग का नाम हंटर आयोग है, ठीक है, याद रखिएगा। 1882 में बना था क्योंकि विलियम हंटर इसके सदस्य थे। और इसकी प्रमुख बातें भी यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आप पढ़ लीजिएगा। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित देशी भाषा हो, व्यवहारिक हो, पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा होनी चाहिए, धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन ना मिले, काफ़ी अच्छी इसमें बातें हैं, ये देखिए आपको दिख रही होंगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 64वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी राष्ट्र के लिए सर्वोच्च प्रतीक या चिन्ह कौन सा होता है, तो राष्ट्रध्वज से ही हमारी पहचान होती है। आप देखते होंगे जब भी कोई सम्मेलन होता है या कोई बैठक होती है तो उसमें सारे देशों के यहाँ ऐसे लाइन से जो है राष्ट्रध्वज लगाए जाते हैं, उन्हीं राष्ट्रध्वज से पहचान होती है हर देश की। तो ये मोस्ट कॉमन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे पूरे राष्ट्रध्वज के बारे में लिखा है कि इसकी लंबाई चौड़ाई क्या अनुपात होता है, बीच में नीले रंग के चक्र होता है, उसमें कितनी तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं, जो कि 24 घंटे को दर्शाती हैं ना। तो इसमें ये सब है। इसके बाद 65वां क्वेश्चन है कि प्राइमरी मेंटल एबिलिटी आर एसोसिएटेड विद, मतलब प्राथमिक मानसिक योग्यताएं किससे संबंधित हैं, तो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं जो हैं वो थर्स्टन की 7 जो प्राथमिक मानसिक योग्यताएं हैं उनमें से संबंधित है। तो यहाँ पे लिखा ही है थर्स्टन, तो इसका उत्तर हो जाएगा थर्स्टन ने 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का प्रतिपादन किया था। ये याद रख लीजिए कि क्वेश्चन आ सकता है कि थर्स्टन ने कितनी मानसिक योग्यताएं, तो 7। कौन कौन सी हैं, ये प्रेक्षण योग्यता, शाब्दिक आंकिक योग्यता, शाब्दिक योग्यता, वाक्य योग्यता, स्मरण योग्यता, तार्किक योग्यता, पर्यवेक्षण योग्यता। तो एक और क्वेश्चन आपको इसमें मिल गया, थर्स्टन की 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताएं। क्वेश्चन 66 में आते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और संविधान से पॉलिटी का भी है। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए जो अधिकार है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसको आंख बंद करके 21A इसका उत्तर है दोस्तों, ठीक है, 21A। तो यहाँ पे ये लिखा ही है कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में जो हुआ था ये संशोधन, इसको याद रखिएगा। और 21A के द्वारा इसको निर्धारित किया गया। इस मौलिक अधिकार है, ये जो मौलिक अधिकार हम पॉलिटी में पढ़ते हैं उसमें आप देखिएगा ये है, ठीक है। ये संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, इसमें ये इसलिए लिखा होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा, 67th, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है।
तो देखिए दोस्तों 67th क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। उससे पहले मैं आपको एक बुक दिखा देती हूँ जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। ऑगबर्न और निमकॉफ की जो बुक है, हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी, इसको याद कर लीजिएगा। ये कहीं ना कहीं एग्जाम में ज़रूर आई होगी, जो मैंने यहाँ लिख रखी है, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। ऑगबर्न और निमकॉफ की बुक है हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी। 67th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, प्रकृतिवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। तो प्रकृतिवाद जो है वो कहता है बच्चे को फ्री छोड़ दो, यानी कि मुक्तियात्मक, बच्चे को फ्री छोड़ दो। तो आपको खुद ही समझ में आता है प्रकृतिवाद जो है स्वतंत्रता का पक्षपाती है, पक्ष करता है। बच्चे को क्या कहता है कि आप शारीरिक दंड ना दीजिए, उस पर आप कंट्रोल न कीजिए, स्वतंत्र वातावरण में से छोड़ दीजिए, वो खुद ही सीख लेगा। तो इस तरह का है, तो ये सब इसके दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन है 68th, वह अंक जिसकी पुनरावृत्ति किसी वितरण में सबसे अधिक बार होती है। तो आपको पता है बार बार होती है, बहुलंक कहलाता है। तो ये बहुलांक है इसका उत्तर। बहुलांक बार बार एक ही नंबर की बार बार पुनरावृत्ति को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 69th, जो कि चर वो वेरिएबल से संबंधित है। दो चर हैं x और y में, सार्थक धनात्मक सहसंबंध कब होगा बताओ। सार्थक धनात्मक सहसंबंध कब होगा, जब से x और y जो है एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तन होते हैं, तो वो सार्थक धनात्मक परिवर्तन कहलाएगा। ये लिखा है दो चरों x और y में सार्थक धनात्मक सहसंबंध है, इसका अर्थ है x और y एक ही दिशा में एक साथ परिवर्तित हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आ गया है, ये इसमें मीडियन बताना है। ये आंकड़े दिए हुए हैं, इसका क्या होगा। तो पहले तो मैंने क्या बताया था कि इसको एक क्रम में लगाया जाएगा। एक पिछला क्वेश्चन भी आया था, तो इसे आरोही क्रम में बिल्कुल लगा लिया है क्रम में, छोटे से बड़े में इसमें लगा लिया गया है। इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगेगा कि नंबर और पद कितने हैं। ये देख लो 1 2 3 5 पद है, यानी कि विषम है। तो विषम वाले में बहुत छोटा फॉर्मूला होता है। पिछला वाला जो क्वेश्चन था उसमें सम पद थे, है ना। और इसमें कितने, इसमें है विषम। विषम वाले का फॉर्मूला मैंने पहले ही कहा था बहुत छोटा होता है, तो विषम वाले के लिए ये फॉर्मूला यहाँ लगा दिया है इन्होंने, n+1/2। और जो आएगा वो तीसरा पद, तो जो पूरे पद थे उनके बीच का जो तीसरा पद जो था वो था 20। कितना था, 20 था। आप पीछे देख लीजिएगा आप वीडियो, तो ये 20 यहाँ पे लिखा है। क्वेश्चन 71 है, शेरशाह सूरी किस स्थान पे छात्र रहे हैं। ये क्वेश्चन आता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये लोग कहेंगे हिस्ट्री का, ये हिस्ट्री का नहीं है भाई, क्योंकि ये छात्र से संबंधित है, तो इसलिए। तो ये जौनपुर के रहे हैं, जौनपुर के वो रहे हैं। बनारस के पास जौनपुर एक जगह है, वहाँ पर जौना खां, आपको पता ही होगा, जौना खां ने बसाया था। तो जौनपुर शहर हिस्ट्री में पढ़ना आप, उसमें एक मस्जिद भी है, ठीक है, बहुत फेमस मस्जिद है। तो यहाँ पे शेरशाह सूरी जौनपुर पे पढ़े थे, और उनका जन्म 1886 में हुआ था। वे सासाराम बिहार के एक जागीरदार के पुत्र थे, ठीक है, याद रखिएगा। शेरशाह सूरी जो थे वो आप बाहर के मत सोचिएगा। उनका मूल नाम फरीद था। 15 वर्ष की आयु में अपना घर छोड़कर जौनपुर चले आए थे, और अरबी और फारसी भाषा का उन्होंने अध्ययन किया था, ठीक है, शेरशाह सूरी के बारे में। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक पिछड़ापन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये संस्कृति से संबंधित है। तो इसका जो प्रयोग किया था सबसे पहले ऑगबर्न ने किया था, ठीक है, ऐसे याद कर लो। सांस्कृतिक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऑगबर्न ने आग लगा दी, ऐसे करके याद कर सकते हैं। सांस्कृतिक पिछड़ापन का शब्द का प्रयोग ऑगबर्न ने किया था। इनकी बुक याद कर लीजिए, सोशल चेंज, ठीक है, बुक याद कर लीजिएगा, सोशल चेंज। इन्होंने संस्कृति के दो पहलू, भौतिक और अभौतिक को माना था। तो इस तरह से इन्होंने सब लिखा है, ठीक है। ये देखा जाता है कि अभौतिक अंश भौतिक से पिछड़ जाता है, इसे इन्होंने सांस्कृतिक पिछड़ापन कहा, कि अभौतिक अंश जो है भौतिक से पिछड़ जाता है, इसलिए इन्होंने कहा ये सांस्कृतिक पिछड़ापन है। क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं, क्रैशमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व का वर्गीकरण का जो उनका क्या आधार था क्रैशमर का। तो उनका था शारीरिक गठन। क्रैशमर की आपने थ्योरी पढ़ी होगी, तो उनमें उन्होंने वही लंबकाय, सुडौलकाय, गोलकाय, मिश्रित काय, इसको इंग्लिश में भी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। शरीर की बनावट के अनुसार 4 भागों में बांटा था व्यक्तित्व को इन्होंने, क्रैशमर ने, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। 74th क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा विश्वसनीयता मापन की एक विधि है। कौन सी है, ये है
टेस्ट रीटेस्ट, यानी कि विश्वसनीयता रखनी है तो टेस्ट लीजिए, फिर से रीटेस्ट लीजिए, फिर से रीटेस्ट। अगर उसके जो नंबर हैं लगभग एक से आ रहे हैं, बच्चा अच्छा काम, तो इसका मतलब ये है कि जो टेस्ट है वो विश्वसनीय है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे ये लिखा है ना कि जब वे छात्र जो बार बार समान अंक प्राप्त कर लेते हैं तो समझ जाओ विश्वसनीयता वाली बात है। यही बात मैंने आपको बताई थी। तो ये है 75वें क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षा दर्शन वैज्ञानिक प्रकृति को समर्थन करता है। तो यथार्थवाद है। यथार्थवाद जो है रियलिज्म में जीता है कि जो वास्तव में है उसके ऊपर आइए, रियल जो चीज़ है उस पर आइए। तो इससे क्या होता है, वैज्ञानिक प्रकृति होती है। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं कि वास्तव में रियल में ये चीज़ है नहीं है इस तरह से। ठीक है, तो इसलिए रियलिज्म में विश्वास करता है। अगला क्वेश्चन है 76, आगमन और निगमन विधि के प्रतिपादक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसके कौन है प्रतिपादक। तो इसके जो आगमन निगमन विधि के प्रतिपादक जो हैं वो अरस्तु हैं। देखो यहाँ पे दिया है, मैंने लिख भी रखा है क्योंकि मैंने ज़्यादातर अरस्तु पढ़ा था। अरस्तु हैं इसके। इस विधि के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो फ्रांसिस बेकन ने किया है। अगर इसकी केवल विधि का प्रतिपादन अरस्तु ने, लेकिन इसके सिद्धांत का प्रतिपादन फ्रांसिस बेकन ने किया है। 77th मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड प्रारंभ किया गया किसके लिए। प्राथमिक शिक्षा के गुणात्मक सुधार के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये पूछा भी जाता है कि कब। तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत किया गया था। 1986 और 87 में किया गया था। ये याद कर लीजिएगा, ये पूछा जाता है और प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, ये याद कर लीजिएगा इसमें। दोस्तों अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है 78th क्वेश्चन क्या कहता है, विच वन इज डिफरेंस, कौन सा भिन्न है। विश्वसनीयता, वैधता, मानक, प्रतिदर्श। ये तो आप कॉमन सा है, आप बिल्कुल बता देंगे 78th में। इसमें क्या है जो अलग है वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा 78th क्वेश्चन में। तो वो इसका ऑप्शन है बी। बी कहाँ पे है, ये देखिए इसका बी है। बी का मतलब प्रतिदर्श, क्योंकि ये सब उससे है हमारे पेपर में वैध है, विश्वसनीय नहीं है, ये सैम्पलिंग से संबंधित है, हम उसकी सैम्पलिंग कर रहे हैं तो इसलिए ये अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे ये है, ये प्रतिदर्श शोध का कार्य है, जबकि वो जो हैं जितने भी हैं वो हमारे मानक मापन के कार्य से संबंधित हैं, है ना, मानक का जो प्रयोग करते हैं। 79th क्वेश्चन है जो मैंने आपसे कहा था, जो हमने 50वां क्वेश्चन किया था पिछली वीडियो में, वो मैंने आज भी बताया। ये देखिए, मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 35 से 50 के बीच होती है। ठीक है, यहाँ पे बता दिया गया है, लेकिन यहाँ फॉर्मूला दिया है। ठीक है, बुद्धि लब्धि याद करने के लिए सूत्र टर्मन ने दिया, ये याद कर लीजिए। ये बुद्धि लब्धि का ये फॉर्मूला है, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। अब आ जाते हैं 80वें क्वेश्चन पे और आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक व्यक्ति मनोविज्ञान की परीक्षा में 70 अंक, गणित में 50 अंक प्राप्त किए, तो निम्न में से किस में परिवर्तित करके तुलना की जा सकती है। इसको काय में परिवर्तित किया जाता है, तो इसको हम स्टैंडर्ड स्कोर में जब परिवर्तित कर लेंगे तो हम तुलना कर लेंगे इसकी, और कि किस में अंक कितने जो प्राप्त किए हैं उससे। तो ठीक है, तो ये हमारे 80 क्वेश्चन हो गए। 81वें क्वेश्चन से हम कल नई वीडियो में पढ़ेंगे। ये वीडियो आपको जो है अगले दिन मिलती है, इसके बाद जो अगली वीडियो जाएगी उसमें आप 81 से लेकर 100 तक क्वेश्चन, या ये ज़्यादा करूँगी मैं, उसके बाद 125 क्वेश्चन। तो ये 2 वीडियो और जाएंगी इसी टेस्ट सीरीज़ की, यानी कि इसी पेपर की, जो सॉल्व पेपर की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी दोस्तों लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।